नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 जुलाई को पटना में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, बीजेपी अपनी विचारधारा में ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी तो इस देश में केवल बीजेपी रह जाएगी और सभी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस बयान के 9वें दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया। 2 दिन पहले यानी 7 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी त्यागी ने भी साफ कहा कि चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब सहयोगियों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। बिहार से पहले 5 पार्टियों ने बीजेपी से किनारा किया। बात करें यूपी की तो 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद बीएसपी और एसपी गठबंधन टूट गया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से बीएसपी ने सरकार बनाई। मायावती इस सरकार की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन करीब 6 महीने के भीतर बीजेपी ने समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में 1990 में बीजेपी के साथ शिवसेना ने गठबंधन किया और अब पार्टी 2 हिस्सों में बटी नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सहयोगियों को बीजेपी से दोस्ती महंगी पड़ रही है? क्या नीतीश कुमार का डर जायज है? सही बात है। आज के दिन जो बिहार में एक समीकरण बना है, ये दोनों गठबंधन हुआ है, उसके आज एक सीट भी नहीं दिखाई देता है लोकसभा का जो भारतीय जनता पार्टी जीत के जा सकती है। ये जो महागठबंधन है, जिस महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां हैं, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, आज जो है नीतीश कुमार आ गए, कांग्रेस पार्टी आ गए, उसके बाद जो है कौन सी जगह बचती है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में? वो समझिए कि बिहार में निष्कासन का ही माने परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए माने बन गई है। उसकी चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। हम लोगों की चिंता वो मत करें। कि नीतीश जी ने लोक विमर्श में कह दी, ये तो सोचना भी अब संभव नहीं है। कोई अगर ये सोच रहा है कि 6-8 महीने बाद कुछ और करेंगे। रही बात पलटी और इस शब्द के इस्तेमाल की हिमंत जी द्वारा, तो वो आंसू में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर अब भाजपा में हैं। कोई गारंटी है कि वो चक्र फिर ना पलटे? आंसू, कांग्रेस और अब भाजपा। तो मैं समझता हूं कि लोक जीवन में मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि आखिर नीतीश जी को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा, क्यों हम साथ आए, वो महत्वपूर्ण है बनस्पत इसके कि इस तरह की आधारहीन टिप्पणी की जाए। 6-8 महीने में बदले हैं, कुछ लोग 2-4 साल में बदलते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। जो उनके बारे में मैंने कहा, सवाल दल बदलने का नहीं है, सवाल है सरोकार बदलने का। सवाल है कि क्या आप घुटन महसूस करते हुए भी वहाँ बने रहें, क्योंकि आपके पास वो ताकत नहीं है कि आप कोई दूसरा निर्णय ले पाए। तो एक वैसी अधिनायकवादी प्रवृत्ति के साथ भी कंफर्टेबल रहें, ये सबके लिए संभव नहीं है। हिमंतो जी, तो ये गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चीखना चिल्लाना समझ में आता है। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि एक राज्य ही नहीं गया है उनके हाथ से। ये एक शुरुआत है, 2024 के चुनाव के माहौल बनने की भी शुरुआत है, जिससे सबसे ज्यादा वो परेशान है। और मैं बिहार की मौजूदा सरकार को इसलिए भी सलाम करता हूं कि एक ऐसा दौर जब ईडी और तमाम एजेंसीज लगा करके नेताओं के पर कतरे जा रहे हों, सरकारें गिराई जा रही हों, ऐसे दौर में जो साहस, जो रीढ़ दिखाई है नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी जी ने, मदन मोहन झा जी ने, अजीत शर्मा जी ने, उसके लिए मैं इन तमाम दलों के नेताओं को बधाई दूंगा कि आपने ये बताया कि नहीं, जब दिल्ली से संचालित होने वाली तमाम एजेंसियां वो स्टेट में चुनावी गठबंधन के काम आ रही हों, ऐसे में आपका साहस जो है वो प्रशंसनीय है। तो लगातार बीजेपी की यारी छत्रपों पे भारी पड़ी और चाहे बीएसपी हो और चाहे शिवसेना हो और चाहे जेडीयू, 2020 में
अरुणाचल में बीजेपी ने जेडीयू के 6 एमएलए को तोड़ दिया। दिसंबर 2020 की ये बात है जब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़ने में कामयाब हो गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र में देखें तो आप शिवसेना को भी बीजेपी ने दो फाड़ कर दिया। अब बीएसपी वहीं रसातल में चली गई है। अकाली दल के महज 3 विधायक हैं जो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो ऐसे में समझना होगा कि बीजेपी की यारी छत्रपों पर कैसे भारी पड़ रही है, क्योंकि लगातार अब जब से जेडीयू ने नाता तोड़ा है बीजेपी से, तब से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है कि बीजेपी की यारी से नुकसान छत्रपों को उठाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, विनोद शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास आएंगे। खंजर से करो बात ना तलवार से पूछो, मेरा कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। दरअसल एक लंबा दौर गुजरा और जेडीयू को तो आपने अरुणाचल में घाव दे ही दिया था। नीतीश कुमार से समझने में आगे ये देखना होगा कब कामयाब रहे कि नहीं रहे, क्योंकि आप कामयाब होने नहीं देते छत्रपों को। आपकी यारी छत्रपों पर भारी पड़ती है हमेशा। तो ऐसे में अब ये बात राजनीतिक सियासी गलियारों में बहुत पुरजोर होने लगी है कि बीजेपी जिससे यारी करती है वो समाप्त होने के कगार पे। और उसमें 2 बड़े उदाहरण, एक तो बीएसपी और एक अकाली दल। तो क्या लगता है कि वाकई में ये सच है? है उसका जवाब माननीय गिरिराज सिंह जी ने बड़ा ही माकूल दिया था। और खंजर और त्रिशूल की बात उन्होंने किया था कि नीतीश कुमार जी अपने हाथ में दूसरे हाथ में हमेशा खंजर रखते हैं, जैसे ही मिलकर चलते हैं तो पीठ पर खंजर से वार कर देते हैं। ये गिरिराज सिंह जी ने कहा अभी 2 दिन। अब रही दूसरी बात, जो छत्रपों की बात आप कर रहे हैं कि छत्रपों को समाप्त कर देते हैं, क्षेत्रीय छत्रपों को, तो उसमें हम उदाहरण लेते हैं अकाली दल, बीएसपी, शिवसेना, जनता दल, ये जितने भी हमारे साथ के लोग हैं। आप एक को बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने साथ छोड़ा। इन लोगों ने साथ छोड़ा। अब धीरे धीरे अगर मान लीजिए मैं जेडीयू से ही शुरू करता हूं, चूंकि अभी ताजा मामला है। जेडीयू को साथ छोड़ना था तो उन्होंने एक अपमान का हवाला दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है। चलिए भाई ठीक है, अपमान करती है, कोई बात नहीं। 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, कितने एमपी थे जनता दल यूनाइटेड के, और उसमें नीतीश जी को मंत्री बनाया गया। सरकार थोड़े दिन चली, फिर दोबारा सरकार बनी, उसमें कृषि मंत्री बनाया गया। आज तक अकेले जब चुनाव लड़े तो कितना सीट वो पाए, ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की कि हमारे मेंबर जो है विश्व की पार्टी हो जाए। बाहर बाहर से लोग मेंबर है, सभी पार्टियों के होते हैं, हमारे भी हैं। आज सबसे बड़ी पार्टी हम लोग हैं जी। इनको 2015 में स्थिति देखिए क्या रही। धीरे धीरे 20 में हमारे साथ लड़े, 20 में हमारे हमसे छोटे दल हो गए। जनता ने इनका साथ छोड़ा। तो एक मैं बयान सुन रहा था इनके पुराने साथी डॉक्टर अजय आलोक जी का कहीं कि आदतन मुख्यमंत्री, बहुत सटीक और मौजू है, आदतन मुख्यमंत्री जी कभी इस डाल कभी उस डाल। आज तक इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि कभी ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े और न जीते। एमपी कई बार रहे, बाकी 2000 से इतने दिनों से जो है देखिए
मुख्यमंत्री भी हैं 17 सालों से शायद। और एक रिकॉर्ड और है, भाजपा और कांग्रेस और वामपंथी सबके साथ मिलाकर मुख्यमंत्री भी रहने का रिकॉर्ड हो गया होगा था जिनका। छोड़ा इन्होंने, और एक बार नहीं छोड़ा, 2 बार छोड़ा। उनको उस समय क्या अपमान की वो नहीं आती थी? अच्छा सुनिए, सदन में कहा इन्होंने, सुनिए कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा भाजपा के साथ। सुनिए अश्विनी जी, उसके बाद मैं दूसरे जगह चलता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। अश्विनी जी एक बीच में एक बात जोड़ रहा हूँ, फ्लो टूट रहा है आपका फ्लो तोड़ना आवश्यक भी है, और ये नीतीश कुमार ने तोड़ा है, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अरुणाचल में आपने जब जेडीयू के 6 विधायक तोड़े, तब आपको लगा नहीं कि गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं कर रहे हैं? सुन जी, देखिए, जब कोई तोड़ने और उसकी जोड़ने की बात करता है, अगर अगला आने के लिए तैयार है तो हमारे साथ मिलने में कोई बुराई नहीं। यही तो बात है, ये दरवाजे जो हम आपके खुले हुए हैं राजनीतिक ना, दल हैं। ये दरवाजे जो 24 घंटे और 7 दिन खुले हैं आपके, यही डरते हैं छत्रप सब आपसे भाई, ये डर वाजिब है उनका। हम एक राजनीतिक, अगर आपका दरवाजा खुला है छत्रप त्रिशूल जी, देखिए जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, बेबाकी से मैं कहता भी हूँ, जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो दूसरे तरीके की राजनीति करते थे। अब हमको जब राजनीति करनी है तो हमको सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा जो दल था आजादी के बाद, सबसे पुराना दल कांग्रेस, अब लगभग नेस्तनाबूत हो गया है। अब क्षेत्रीय छत्रप बचे हैं, उनको कोई नेस्तनाबूत नहीं कर पाएगा, वो रहेंगे। कांग्रेस खत्म हो रही है, 2.25 राज्यों में सरकार थी, अब 2.5 राज्यों में रह गई, अब शायद अब आधे राज्य 2.25 फिर हो गया है। लेकिन हमने किसी को अलग करने की कोशिश नहीं की। मैं उद्धव ठाकरे जी पर आना चाहता था, साथ में मैंडेट मिला, बिहार में भी हमको मिला, वहां भी मिला, लेकिन वो साथ छोड़कर चले गए। आज उनका हश्र देखिए क्या स्थिति हो गई है। शिवसेना तो हमारे साथ है ही है आज भी, ठीक है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का हश्र देख लीजिए जी बिल्कुल। अकाली दल ने किसानों का जो है वो बहुत ज्यादा हितैषी बनते हुए हमारा साथ छोड़ दिया, जबकि वहीं पर साबित हो गया कि जो साइलों पर जिस तरीके से किसानों का वो लगा था, और किसानों को जितना ज्यादा दाम मिल रहा था एमएसपी से, वहां पर लाइन लगा के बेच रहे थे, वो धूल धूसरित होगा उनका वो, और वो छोड़कर हमको चले गए। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी ने अचानक इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री थी वो, सरकार चली गई, तो हमने किसी को नहीं आप छोड़ा, बेदाग हैं, लोगों ने बिल्कुल, हमको आप छोड़ा। बेदाग हैं, निरपराध हैं, निर्दोष हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। इंदुकांत जी, आपके सामने है जो भी है। हाँ इंदुकांत जी, ये अब सियासी गलियारों में चर्चा आम होने लगी है कि बीजेपी किसी को पकड़ ले तो उसका कोई धनी धौरी नहीं, और किसी को छोड़ दे तो उसका भी कोई नहीं। और नीतीश कुमार इस बात को समझ गए, और जब से नीतीश कुमार समझे, कई लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं पर नीतीश कुमार नहीं हो पा रहे हैं। क्या लगता है कि छत्रपों को गले लगाना बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर स्थानीय स्तर पर फायदे के अलावा कुछ रहा नहीं, और जब से जेपी नड्डा का बयान ये सियासी गलियारों में गूंज रहा है, बिहार में दिया हुआ, क्या लगता है कि छत्रपों की शामत आ गई है और उसके लिए बीजेपी पूरी तरह रणनीति तैयार कर चुकी है आने वाले समय में? मैं पहले मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, नीतीश कुमार की आवाज़ नहीं पहुंच पाई इनको जी। मैं पहले 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि जो विषय आपने रखा बहुत रोचक विषय है, बहुत और सामयिक भी है जी, लेकिन इसमें इसका विपरीत भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी जिसके साथ जुड़ी उसको उन्होंने फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया, उसका उदाहरण देखिए, और कई जगह उन्होंने बड़ा त्याग भी किया। जैसे उसका बड़ा उदाहरण है खुद नीतीश कुमार, जो सबसे पहले जिस पे चर्चा आज जिसके कारण आज इस पे चर्चा हो रही है, वो कहीं कुछ भी नहीं थे, और स्वयं जॉर्ज फर्नांडिस साहब से मैंने एक बार बात की थी दिल्ली में, उन्होंने अंतर्मन की बात बताई कि जब उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया और सपोर्ट किया बीजेपी ने, तो फर्नांडिस साहब खुश नहीं थे। और उस समय, अभी कल भाजपा के कुछ नेता कह भी रहे थे इस बात को, कि दिग्विजय सिंह जो बिहार के राजनीति के बड़े नेता थे, वो स्वयं इससे बहुत नाराज थे।
और दिग्विजय सिंह जी और फर्नांडिस साहब के साथ नीतीश कुमार जी ने क्या किया, उसके बाद तो नीतीश कुमार को किसी के ऊपर आरोप लगाने का हक भी नहीं बनता है, मतलब मोरली मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी में बड़े बड़े दिग्गजों को किस तरह से किनारे किया। अब मोस्ट रिसेंट एग्जांपल देखिए, आरसीपी सिंह को जेडीयू से मांग कर तो मोदी जी अपने कैबिनेट में नहीं ले गए थे जी। आपने चुना कि ये मेरा हीरा है जो हमें रिप्रेजेंट करेगा केंद्रीय सरकार में, और अब उसी हीरे में अगर रंग बदला तो आप अपने को देखेंगे, अपने गुण पे देखेंगे, अपनी पहचान को क्वेश्चन करेंगे, उस हीरे पे क्वेश्चन करेंगे। वो हीरा जिसकी तरफ आमुख हो गया, जिसकी तरफ आंख से विमुख हो गया, तो आपने जिसकी तरफ वो जा रहा है, जो अभी कह रहे थे शाही साहब, अश्विनी जी, कि अगर वो स्वयं बीजेपी की तरफ या मोदी जी के मुरीद हो गए तो इसमें उनका क्या दोष है। हाँ, अब इसके पर्दे के पीछे आइए, जो आप सवाल मूल जानना चाहते हैं। अगर देखिए इसमें बीजेपी का कोई हाथ रहा हो कि उन्होंने आरसीपी को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, तो भी एक बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय राजनीति में खुद स्वयं नीतीश जी कहते हैं कि उनके पास राजनीतिक अनुभव और जो राजनीतिक गुणागणित स्ट्रेटजी, वो मानते हैं स्वयं कि मैं मोदी जी से ज्यादा इसमें तेज तर्रार हूं। तो आपने ऐसे व्यक्ति को वहां कैसे भेजा? इसके पहले आप चले जाइए, जीतन राम मांझी जो आज उनके साथ चलते हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ करके, जैसे केंद्र में कांग्रेस ने प्रयोग किया था और आरजेडी ने मिलकर के देवगौड़ा जी को बनाया प्राइम मिनिस्टर, ये सोचा कि ये चारा घोटाले के सारे मामले हमारे साथ से सेट कर देंगे, ये एकदम हमारे लिए कठपुतली सरकार चलाएंगे। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आरोप लगता है कि सोनिया गांधी जी की कठपुतली बनकर उन्होंने 10 साल काम किया, तो ये आशा पे जब नहीं उतारे सटीक देवगौड़ा जी, उसके बाद गुजराल जी, तो उनका क्या हश्र किया कांग्रेस ने। और ऑन दी अदर हैंड एक और उदाहरण दूं मैं, नॉट टू डिफेंड बीजेपी, चरण सिंह 24 दिन सरकार बनाए थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उनको सपोर्ट किया बाहर से किसने? कांग्रेस ने, सिर्फ जनता दल के पूरे कुनबे को तोड़ने के लिए। और उनका क्या हाल किया कांग्रेस ने? उसके बाद आप देख लीजिए, आ जाए चंद्रशेखर जी की सरकार, मतलब आप ये देखें कि चरण सिंह जी के पास भी 64 लोग थे, उसी तरह चंद्रशेखर जी के पास सिर्फ 64, 543 सांसदों के लोकसभा में 64 जो सांसद लेके पार्टी आई उसको सपोर्ट करते हैं आप। और ईमानदारी आपके सपोर्ट का तब होता कि चंद्रशेखर जी जैसे ईमानदार समाजवादी पार्टी को आप वाकई चलाने दिए होते सत्ता। और किस संकट की स्थिति में आए थे जब हमारे यहाँ से सोना गिर भी गया था इंग्लैंड जी, और अच्छी सरकार चला रहे थे, ऐसा लोग मानते हैं राजनीतिक विश्लेषक भी, लेकिन आपने उनको गिरा दिया। उसके बाद देवगौड़ा और गुजराल का क्या हाल किया। और राज्यों में तो अनंत कहानी, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो कांग्रेस और जेडीयू तो ऐसा आरोप लगा नहीं सकते। अब आइए देखिए किसको छूते हैं और क्या होता है। अकाली दल को ये मानना चाहिए, क्रेडिट मोदी जी का, वो इतना सम्मान करते रहे। मैंने देखा, आपने स्वयं भी देखा होगा प्रकाश सिंह बादल जी का, कि जिस समय बीजेपी अगर अकेले लड़ जाती चुनाव पंजाब में 2017 का, पूरा माहौल था, लोगों को लगता भी था कि महाराष्ट्र और तमाम जगहों के उदाहरण से कि बीजेपी चुनाव के ऐन वक्त पे पंजाब में अकेले चुनाव मैदान में कूदेगी। और निश्चित तौर पे जैसा वो अलायंस में जाकर जितनी सीट लाए उसकी तुलना में स्वयं लड़कर शायद बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते। एक आकलन ये भी है चंद्रशेखर जी कि अगर वो अकेले लड़ते और अपने ऊपर से अकाली दल का बोझ हटा के लड़े होते तो शायद सरकार भी बना लेते। ठीक है, तो ये कहना कि उन्होंने उनको गिरा दिया या कमतर कर दिया, ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है। जो अभी कल नीतीश जी कह रहे थे कि वाजपेयी जी के समय तक इतना एग्रेसिव राजनीति बीजेपी नहीं करती थी। वो कहती थी जो जहां है सुखी रहे, उसको भी लालना है, पालना है, आगे बढ़ाना है। मोदी जी के समय इन्होंने एजेंडा बीजेपी में जो मेरी समझ है किया। बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस लगातार गठबंधन अब कहीं संदेह के घेरे में आ गया है, क्योंकि बीजेपी से तमाम जो उनके पुराने दोस्त थे एक एक करके कहीं ना कहीं परेशानी में हैं। और अब ऐसे में जेडीयू के
और बीजेपी के बीच आई दरार ने एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई में बीजेपी की यारी क्षत्रपों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि अकाली दल, बीएसपी, शिवसेना और सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विनोद शुक्ला जी, क्या लग रहा है कि ये जो अब सियासी गलियारों में चर्चा पुरजोर हो रही है, क्या ये वाकई में आधार इसका मजबूत है या कुछ और बात है? नहीं, देखिए, सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होती हैं। अब इन चर्चाओं में ये अगर चर्चा है कि बीजेपी अपने लाइफ को एक के बाद एक छोड़ रही है, तो मेरी इसको थोड़ी सी असहमति है और मैं उसको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। देखिए, मैं सीधे पहले बिहार की बात करता हूँ, जेडीयू की बात करता हूँ। ये जो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की यारी थी ना, ये बीजेपी की यारी एक तरफा यारी थी। मतलब कोई भी राजनीतिक दल बड़ा राजनीतिक दल हो और वो एक ऐसे व्यक्ति को जिसका ना अपना कोई वोट बैंक हो, जिसका जो आप पर पैरासाइट हो, वो आप पर लगातार आपको धमकाता रहा हो, जिसको 2 सीट मिली हो लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ने पर, उसको आप 17 सीट देते रहे हो, तो इसको आप समझिए। इसमें एक बीजेपी के जेडीयू के गठबंधन के कारण एक और गठबंधन था जिसको नीतीश कुमार और सुशील मोदी गठबंधन बोलते थे। सुशील मोदी और नीतीश कुमार का गठबंधन जो होता था, ये मनमानी करते थे, अपने हिसाब से जो करते थे, और उसमें बीजेपी की आइडियोलॉजी का कहीं कोई जगह नहीं होता था, जिसको लेकर के प्रदेश की जो बीजेपी है उसमें बड़ी असहजता थी। वो लोग इसको लगातार विरोध भी करते थे, लेकिन तब बीजेपी का फैलाव इतना नहीं था, इसलिए बीजेपी ने बहुत सारे समझौते करके नीतीश को बर्दाश्त किया। लेकिन पिछले चुनाव के बाद बदलाव आया, और पिछले चुनाव के बदलाव में बीजेपी ने सुशील मोदी को न केवल दरकिनार किया, वहां से हटा करके राज्यसभा भेजा और केंद्र में भी मंत्री पद नहीं दिया। मतलब ये बता दिया कि आपकी इनिंग खत्म है, अब आप अपने से संन्यास लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे हम आपको कर देंगे। और वहां पर अपने ओबीसी और एमबीसी और इस तरह महादलित नेताओं को आगे करना शुरू किया। अब मैं आपको एक और जो महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, आप उसको समझ लीजिए कि उत्तर बिहार की राजनीति में जिस तरह से संघ पर आक्रमण कराया गया, जिस तरह से बीजेपी की एक नई बड़ी योजना अग्निवीर को पूरे देश में कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ और बिहार अकेले में 90% प्रोटेस्ट भागीदारी हुई, विरोध की हिस्सेदारी थी, वो बिना सरकार के नहीं हो सकती थी। और सरकार पर सीधे सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया। एक घटना हुई। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट में 4-5 लोग मारे गए और बाद में ये बताया गया कि ये अवैध पटाखा बनाने वाली कंपनी, अवैध पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी और उस केस को डाइल्यूट कर दिया गया, जबकि उसमें सीधे पीडीआई वो एक जो पीएफआई की संदिग्ध भूमिका थी और उसको केंद्रीय एजेंसियों ने टेक ओवर कर लिया और मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो और इसमें लगातार मतलब संघ का या संघ से जुड़े बहुत सारे संगठनों ने तो सीधे सीधे बिहार के चीफ सेक्रेटरी पर ये इस तरह के आरोप लगाए हैं कि उन्होंने इस केस को डाइल्यूट किया। तो वहां पर जो बीजेपी का आइडियोलॉजिकल वो है, जो आइडियोलॉजिकल उनका स्टैंड था, वो लगातार नीतीश आक्रमण कर रहे थे और आरएसएस को एक एसएसपी लेवल का अधिकारी आरएसएस को पीएफआई के इक्विवेलेंट बोल रहा था। आप बताइए इस तरह की स्थिति में बीजेपी कितने दिन तक उनके साथ चल सकती थी? ठीक है। बाकी प्रदेशों में जो अलायंस अलग हुए हैं वो उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं उन कारणों पर नहीं जाना चाहूंगा, इसलिए कि उस पर
लंबा टाइम चाहिए होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए, राजनीति करने अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कर रही है तो वो इस संकोच में राजनीति न करे कि उसका अलायंस है और उसका अलायंस उसको लगातार नुकसान करना चाह रहा है। भाई हम राजनीति करने आए हैं, बीजेपी राजनीति कर रही है तो वो चाहेगी कि उसका बेस जहां से ज्यादा एक्सपैंड हो सके। अब बीजेपी ने कल एक बड़ा निर्णय लिया है, सुनील बंसल को 3 प्रदेशों की जिम्मेदारी दी है, तेलंगाना, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में उड़ीसा के जो बीजू जनता दल है, किसी जमाने में वो बीजेपी के अलाए ही रहे हैं। तो लेकिन 112 सीटों पे वहाँ पे नवीन पटनायक हैं, 23 सीटों पे महज वहाँ बीजेपी है, तो वहाँ मुकाबला कैसे होगा? नहीं, आप की बात सही है। 23 सीटों पर वेस्ट बंगाल में बीजेपी, अच्छा, वेस्ट बंगाल जैसा मुकाबला करेंगे, वहाँ जैसी लड़ाई लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो वहाँ पे जो नवीन पटनायक हैं उनको कुछ ना कुछ चुनौती दे देंगे। नहीं, वेस्ट बंगाल की बात करें, बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना तीनों जगह ये बहुत तेजी से अब लड़ाई करने जा रहे हैं। जबकि इनकी बात छोड़ दीजिए कि तमिलनाडु में ये बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी कामयाबी मिलती है ये समय बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब राजनीति कर रहे हैं, जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिक्स रुथलेस करनी पड़ेगी। और रुथलेस पॉलिटिक्स नहीं करते हैं तो फिर आप अटल बिहारी वाजपेयी बनिएगा। जब आप मॉरल ग्राउंड पर आप एक वोट से आप पार्लियामेंट में डिफीट खाते हैं और दूसरी तरफ जो लोग थे, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एमपी 7 होने पर वोट किया। जी, बाद में और दुख हुआ जब चंद्रशेखर ने ये कहा कि मुझे पता होता कि एक वोट से सरकार गिर रही है तो मैं वोट उनको करता। बाद में और दुख हुआ। ये सेटिंग पहले ही कर लेते, वो सेटिंग अब आजकल बीजेपी करने लगी है। नहीं, इसको आप सेटिंग मत कहिए, इसको रियल पॉलिटिक्स कहिए, इसको प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कहिए। आप कब तक पिटते रहेंगे? मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी अब इस उस पर खेलती है कि हम पिटे, हर बार हम क्यों पिटे। मॉरलिटी की जिम्मेदारी एक ही पार्टी पर नहीं हो सकती भाई। नीतीश किस मॉरलिटी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अश्विनी जी, ये तो पूरा आपकी तरफ बहाव आपकी तरफ है पूरा। अश्विनी जी खुश हो जाते हैं आपके, चलो हम ये जो विनोद शुक्ला जी ने एक बात कही कि आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक कर रहे थे नीतीश। पीएफआई वाले मामले में भी आरएसएस से तुलना कर दी थी और कई जगह आपको चोट पहुंचा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि धर्म कब तक निभाया जाए। आपको क्या लगता है कि ये सारी जो बात हुई है, अभी तक जो हुआ है, आने वाले नए मित्र इन सब बातों को नहीं देखेंगे? आने वाले समय में जो नए छोटे छोटे मित्र हैं वो वटवृक्ष को जब देखेंगे तो उन्हें नहीं लगेगा कि इस पेड़ के नीचे कैसे पनपा जाएगा, ना खाद मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना धूप मिलेगी और चंद दिन की जिंदगानी रहेगी, तो कैसे वो नए मित्र कैसे जुड़ेंगे? और ज़रूरत तो होगी, राजनीति है, भरोसा कैसे लाएंगे? शुक्ला जी ने तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो आप ध्यान आकर्षण किया। मैं त्रिशूल जी, आप उसको देखिए, कहने वाली बात मैं तुलना मैं कर रहा हूँ। जेडीयू हमारी समर्थक और एनडीए में रही, लेकिन एक एसपी जो है और वो पीएफआई की भाषा बोल रहा है। पहली बात, आरएसएस की तुलना कर रहा है। एकदम सेम दुर्घटना जो हुई थी वो पश्चिम बंगाल में, वो हमारे एनडीए के सदस्य नहीं है। एक जो है आईपीएस को लेकर के समर्थन में बैठ जाती हैं ममता जी इस धरने पर। अब देखिए, पूरे देश की एक क्रोनोलॉजी समझिए। अटल जी की भी बात शुक्ला जी की, पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसका यही लाभ दूसरे दल के लोग उठा रहे थे। जो चंद्रशेखर जी ने भी चुटीला वो कहा कि हम वोट दे दिए होते, या बहुत लोगों ने उस समय क्या किया था वो सब इतिहास में अंकित है। उस समय सबको लोग देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने
वो राजनीति छोड़कर जो कांग्रेस ने जो है क्या किया, इतने दिनों तक शासन किया, उसके राजनीति करने का तरीका अलग था। भारतीय जनता पार्टी ने एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स को अपनाया है, जो मोदी जी और शाह जी के उसमें नेतृत्व में कामयाब हो गया। हर जगह एग्रेशन, तब जाकर देखिए 2-3 चीजें बनी हैं। आज पूरे देश में हम 3 तरह से राजनीति को बांट सकते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की, दूसरा भारतीय जनता पार्टी बनाम क्षेत्रीय पार्टी, और क्षेत्रीय पार्टी बनाम क्षेत्रीय पार्टी। आप इन तीनों को 3 तरीके से करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये कांग्रेस के द्वारा हम लोग लड़ते हैं कांग्रेस से। अब धीरे धीरे कांग्रेस यहाँ से विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि हमारी एग्रेसिव पॉलिटिक्स चालू हो गई है। हम राजनीति करने आए हैं, हम मंदिर का घंटा बजाने नहीं आए हैं कि हम बैठ के तमूरा बजाएंगे और देखते रहेंगे लोग क्या कर रहे हैं। उसीलिए वो लोग खुश थे कि पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाले ये लोग इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। और जब हमने पार करके हम आ गए कि 21वीं सदी की राजनीति करना शुरू किए, तो देखिए सभी लोग धूल धूसरी सोना शुरू हो गए। नीतीश जी की जो पॉलिटिक्स थी, नीतीश जी हमेशा डेंट करने का काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी ये जी, और आज उसका एक खामियाजा है कि जब देखिए तब वो उधर गाड़ी मोड़ लेते हैं, जब देखिए तब इधर गाड़ी मोड़ लेते हैं। अकेले जब वो राजनीति किए, चुनाव लड़े, तो क्या स्थिति रही। और मैं सभी दलों की बात कर रहा हूँ। जब से 2014 के बाद से माननीय मोदी जी का चेहरा आया है, तो आपने कहा ना कि अकेले और उसमें वटवृक्ष नहीं है। माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीतकर कई पार्टियां यहाँ पर पल्लवित पुष्पित भी हुई हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी ने इनको भाव देना शुरू किया, माननीय राजनाथ जी ने इनको सर्वप्रथम जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। आज स्थिति यह है कि वो अपने बदौलत 1-2 सीट जीत ले, वो दूसरी बात है, लेकिन हाँ 10 सीटों पर किसी भी दल को हराने की वो कुवत रख रहे हैं। लेकिन जीत कैसे होगी जब तक भारतीय जनता पार्टी का साथ उनको नहीं रहेगा, जीत नहीं होगी। अभी समाजवादी पार्टी का साथ था तो कुछ सीट जीते थे, तो उनको भी सहारा चाहिए। ऐसे ही शिवसेना वहाँ देखिए हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने को फैलाया तो शिवसेना भी छोटे भाई की भूमिका में आ गई। अभी दीक्षित जी ने जो कहा कि वहां पर बादल साहब का हमेशा पैर छुए हैं माननीय मोदी जी, सम्मान दिया है हर जगह, लेकिन कभी भी अलग हटकर चुनाव लड़ने की बात नहीं सोचा, अंत तक साथ निभाया। नीतीश जी के साथ भी यही हुआ, हम लोगों ने हर जगह अंत तक साथ निभाया है। लेकिन अब आप कह रहे हैं वटवृक्ष है, कैसे पनपेंगे, तो ये राजनीति है, और राजनीति में जो पुरानी पार्टी थी उसका अब समय खत्म हो चुका। अब आज जो राजनीति है, ये हो सकता है कुछ दिनों के लिए नीतीश जी आए हो, मुख्यमंत्री बने हो, अब यूपीए का चेयरपर्सन बनना, और विपक्ष के अब उनके मन में ख्याल होगा कि हम विपक्ष के जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे। लेकिन इतने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इनसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की है, उनसे बड़ी नेता ममता जी है, तो इतने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं कि राहुल गांधी जब तक मुहर नहीं लगाएंगे तब तक ये लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्थितियां बदली हुई हैं। त्रिशूल जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ये कह के कि स्थितियां बदली हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के, और आप भी बदले हुए, और भारतीय जनता पार्टी के तेवर भी बदले हुए हैं। इस बार बदला रहेगा, बदलना चाहिए। इंदुकान जी, एक बात समझ में नहीं आती कि जो 2000 साल पहले राजनीति के बारे में लिखा गया था, 5000 साल पहले लिखा गया था, 500 वर्ष पहले किसी लेखक ने लिखा था, अक्षरश हूबहू वही का वही घटित हो रहा है। तो ये कैसे जान लिया गया कि राजनीति में यही सब होगा? बेसिकली राजनीति एक विषय भी है चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं, और उसमें इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है थीसिस। मैं स्वयं भी चूंकि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, बताऊं, थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस। तो एक थीसिस होता है, फिर उसका एक एंटीथीसिस आता है, फिर एक एज आता है सिंथेसिस, और वो सिंथेसिस फिर थीसिस बनता है, फिर उसका एंटीथीसिस बनता है। ये कंटिन्यूअस डायनामिक प्रोसेस है। मैं जो बात कह रहा था मैं थोड़ा कंप्लीट करना चाहूंगा, रह गया था पहले जो मैं बात कह रहा था।
जो अभी कह रहे थे शाहिद साहब और शुक्ला जी ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए, आप इसको इस रूप में कतई मत लीजिएगा कि बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अरे सर मैं नहीं ले रहा हूँ सर, देखिए मैं दोनों राजनीतिक विश्लेषक इसीलिए बुलाए हैं, अगर लिया होता तो बुला लेता ना कांग्रेस से किसी को। नहीं, ये मैं स्वस्थ चर्चा करता हूँ, आप मेरे को तो इतना ये नहीं कह सकते हिंदुकान जी। आपसे कहने का मतलब है, मैं आपके दर्शकों के लिए भी कह रहा हूँ ये बात, जी। क्योंकि इस चर्चा में आपने सवाल पूछे और हम लोग को बुलाया है कि सपोर्ट के तौर पे ना देख करके राजनीति की वास्तविकता क्या है वो बताना चाहता हूँ। मेरा जो नजरिया है, आप देखिए, मैं एक उदाहरण दूं आपको, बड़ा एग्जाम्पल आपको याद दिलाऊंगा। 2000 सन 2000 में बना था बसपा और बीजेपी का ज्वाइंट एक गठबंधन सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। जी। यह उदाहरण मैं खास तौर से इसलिए दे रहा हूं कि मेरी आवाज थोड़ी रिसाउंड कर रही है जी। मैं क्या एक अपना ये जूम जो स्काइप का है वो ऑडियो में ऑफ करता हूँ एक बार। जी अभी आवाज ठीक है मेरी ना? क्लियर आ रही है आपकी आवाज। जी देखिए, उसमें जो तय हुआ था वो आपको याद होगा कि 2.5 साल दोनों लोग, ये मायावती की डिमांड थी जबकि उनकी सीट कम थी जी, कि दोनों सरकारें 2.5 साल अपना सीएम बनाएंगी। दोनों उस दिन राखी भी बांधी गई थी, लालजी टंडन को राखी भी बांधी थी उन्होंने। बिल्कुल, वो क्यों बांधी थी आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। वो आज रक्षाबंधन है ना, तो वो दृश्य याद आ गया, सरकार बनते ही लालजी टंडन को राखी बांधी थी जी। और उसके पहले ये परंपरा कब शुरू हुई, जब यही कलराज मिश्र और लालजी टंडन और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इन 3 लोगों ने इंटरवीन करके उनकी जान बचाई थी गेस्ट हाउस कांड में 1995 में। नहीं तो सपा के गुंडे मुलायम सिंह जी के निर्देश पर, वही गुंडे जो ये कहते थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम, बिल्कुल वही गुंडे। अब आप देखिए कि इन विकट परिस्थितियों के बाद जब सरकार बनी 2000-2001 में गठबंधन की, उसमें तय हुआ कि 2.5 साल दोनों लोग रहेंगे। लेकिन मायावती ने शर्त रखा, अब देखिए उनके पहले उनकी राजनीति तय थी, यहाँ बीजेपी को आप कैसे कसूरवार कर सकते हैं कि हम पहले सीएम बनेंगे। बीजेपी ने उदार दिल दिखाते हुए, जो शुक्ला जी कह रहे थे कि वो जो उदार दौर की राजनीति थी बीजेपी की, उसका लोगों ने लाभ उठाया, बहुत सी पार्टियों ने, उसमें नीतीश कुमार जी भी हैं, और उस सदाशयता का बहुत सा नुकसान भी भाजपा को हुआ। आज नीतीश जी कह रहे थे कि वाजपेयी जी का वो प्रेम हमें याद है। अरे प्रेम याद है कि वो लिबरल अप्रोच याद है कि आप जितने भी कमजोर, हम आपको उठा के कंधे पर रखेंगे। मायावती ने हमको वो दिन याद है, 25 अगस्त 2003 को वाजपेयी साहब का, मैं उसमें जम्मू कश्मीर में था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जम्मू में। मैंने उनसे यही सवाल पूछा था। उसके चंद दिनों पहले, 2 दिन पहले मायावती ने कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं दूंगी बीजेपी को। मजबूर होकर के भाजपा को उनकी सरकार से समर्थन वापस लेना पड़ा और राज्यपाल को चिट्ठी दिया उन्होंने जाकर के, इसलिए कि कहीं वो रिकमेंड न कर दें वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने का। अब आप देखिए कि यहाँ बीजेपी ने पीछे किया अपना कदम, क्यों उन्होंने किया। इसी तरह जेडीएस का आप देखिए, कर्नाटक का एग्जाम्पल, वहां तय था कि मुख्यमंत्री दोनों के रहेंगे हाफ ऑफ टर्म। क्या किया वहां उन्होंने, कुमार स्वामी ने। बीजेपी का दोष है कि जेडीएस का दोष है जी। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, शुचिता की राजनीति में, सिद्धांतों की राजनीति में, इस देश के राजनीतिक दलों में बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने आमतौर पर सिद्धांतों का और सहभागिता की राजनीति का और सिद्धांतों का और मित्रता का बहुत जबरदस्त ढंग से निर्वाह किया। अब केवल फर्क क्या आया राजनीति में, जो पहले मैं कह रहा था कि अब वो एग्रेसिव राजनीति पे आए। जो शुक्ला जी कह रहे थे और शाही साहब कि हमारा जितना हक है हम उतना लेकर रहेंगे। देखिए, वाजपेयी साहब का और अडवाणी जी का दौर था कि अगर बड़े भाई के तौर पे शुरू किया शिवसेना ने महाराष्ट्र में, तो हम जितने भी बड़े हो जाएंगे उन्हीं को मुख्यमंत्री बना के रखेंगे, उन्हीं के आदमी को। ये कौन सी राजनीति हुई। लेकिन जब रियल राजनीति शुरू किया मोदी जी के टेन्योर में और अमित शाह जी के टेन्योर में, तब इन लोगों में खलबली मच गई। इसका एक और उदाहरण दूं, चंद्रशेखर राव जी जब पहली सरकार थी एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में, तो लगातार हर मुद्दे पर वो एनडीए के सपोर्ट में थे, क्योंकि तब तक बीजेपी ने तेलंगाना में अपना पैर पसारेंगे खुल करके ये नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही वो हैदराबाद में चाहे म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ने चले गए और उन्होंने तेलंगाना में अपनी राजनीतिक रैलियां शुरू की, तो चंद्रशेखर राव जी ने नया गठबंधन बनाने की चर्चा शुरू की। उन्हीं के पुराने विधायक को तोड़ लिया वहां पे। थोड़ा सा उनको लगा कि भाई ये
गड़बड़ हो रहा है तेलंगाना उसका कारण एक और है। देखिए, आप इस पे शाही जी को आप गलत नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई हमारी रणनीति देख करके, इसमें तोड़ने वाली बात भी होती होगी, लेकिन अगर हमारी रणनीति और हमारी पार्टी को देख के कहता है कि हम आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो ये भी राजनीति नहीं है कि हम उसको भगा दें कि नहीं जी तुम हमारे साथी के घर से आ रहे हो। ठीक है जी विनोद शुक्ला जी, तो फिर ऐसा लग रहा है कि बड़ा तूफान आया हुआ है ये, और इस तूफान का अगर कोई सामना करेगा और इस तूफान के संग नहीं चलेगा तो शायद उखड़ जाएगा। देखिए, तूफान जैसा मुझे नहीं लगता है, और ना विपक्षी दल पूरी तरह से उखड़ ही जाएंगे। निश्चित तौर पर कुछ चर्निंग जरूर होगी, और उस चर्निंग में कुछ स्टेट जरूर प्रभावित होंगे। उसमें से ज्यादातर नाम लिया गया है, जैसे महाराष्ट्र में इस चर्निंग का फर्क पड़ेगा, बिहार में इस चर्निंग का फर्क पड़ेगा, तेलंगाना में इस चर्निंग का फर्क पड़ेगा, तमिलनाडु में इस चर्निंग का फर्क पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट बंगाल में फर्क पड़ेगा, और उड़ीसा में फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं एक छोटी सी बात वो करना चाहूंगा। अभी जो लेटेस्ट सर्वे है बीजेपी का इंटरनल, क्योंकि मैं कुछ इस तरह का वो है, जो अभी लेटेस्ट सर्वे है, उस लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से बीजेपी वेस्ट बंगाल में घट करके 4 सीट पर आ रही है 18 में से। लोकसभा अगर आज चुनाव हो जाए तो 4 सीट मिलेगी। ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चिंता वाली बात है। चिंता का कारण क्या है? चिंता का कारण ये है कि बीजेपी थोड़ी क्या बहुत लीनियंट हुई थी वेस्ट बंगाल में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़ी नहीं रह पाई, या खड़ी रहने की कोशिश में असफल रही। दोनों बात हो सकती है, या नहीं रही या असफल रही। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि उनका बेस वहाँ घटा है। अब बेस घटने के बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद वो फिर एग्रेसिव होना शुरू हुए हैं। आप शुभेंदु अधिकारी का ओवरस्टेप देखिए, या जिस तरह से मैं आपको और जरूर ऐड करना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम कितना टाइम आपका कार्यक्रम का बचा हुआ है। बीजेपी हर प्रदेश की स्ट्रेटजी अलग अलग तरह से बनाती है। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश में है वो बिहार में होगी, बिहार में है, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वो 80 में से 75 प्लस की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में वो 25 प्लस पर काम कर रहे हैं। उसी तरह से तो अब बिहार में। विनोद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।